गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सोल्यूशन सीरीज का लास्ट वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। इसमें हम बात किसके बारे में करेंगे? एबनॉर्मल मोलर मासेस का। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि एबनॉर्मेलिटी का रीजन क्या होगा, हम उसमें बात करेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसे इफेक्ट करता है वेन डॉट फैक्टर को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास। एज द नेम सजेस्ट, नेम में ही है एबनॉर्मल, जो चीज नॉर्मल ना हो। अगर हमने क्या किया, कैलकुलेट किया मोलर मास। हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सोल्यूशन में कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। हमने कोलोगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी यूज की थी, RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, हम सब में क्या करते हैं बेटा? मोलर मास निकाल सकते हैं। तो सम टाइम जब आप इसकी वैल्यूज निकालते हैं वो डिफरेंट आ सकती है एक्चुअल वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकली बात बताऊं। मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH। मुझे पता है इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। किसी कारणवश जब भी मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इसका मास आ गया लेट्स सपोज 90 ग्राम पर मोल और 45 ग्राम पर मोल। ये जो मास मैंने निकाला, ये कैसे निकाला बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब वैल्यू तो आनी चाहिए थी 60, आ गई कितनी? या तो 90 या 45। तो ये क्या कहलाता है बेटा? एबनॉर्मेलिटी। और इस तरीके के मास को हम क्या बोलते हैं बेटा? एबनॉर्मल मोलर मास। एंड दिस मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था बेटा? एक्चुअली में जब भी आपने क्या किया, सोल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो हुआ क्या? दो केस हो सकते हैं बेटा। या तो सोल्यूट क्या रहे, डिसोसिएट हो जाए, या फिर उसमें क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए। और तीसरा केस हम ये बात कह सकते हैं कि उसमें नो चेंज आए। अगर कुछ भी चेंज नहीं आया, ना तो एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, तो मास जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, उसके इक्वल ही आएगा जब भी कुछ नहीं होगा। अगर एसोसिएशन हो गया तो नेचुरली सी बात है मोलर मास बढ़ जाएगा, और डिसोसिएशन हो गया तो वो टूट गया। टूटने से मोलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रीजन ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या रहता है? हमेशा ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। जनरली एबनॉर्मेलिटी को कैसे स्टडी किया जाता है? किसके साथ? वेन डॉट फैक्टर के साथ। वेन डॉट फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? I से। अब हम वेन डॉट फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेन डॉट फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एक्चुअली प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक्चुअल कितने थे और थ्योरेटिकल कितने थे? लेट्स सपोज मैं तुम्हें एक बात बताऊं। लेट्स सपोज A था, वो टूटा किसके अंदर? B में। ठीक है जी। तो B प्लस C में। मैं कहता हूं इसके स्टार्टिंग मोल्स थे N, तो ये 0 हो गया, ये 0 होगा स्टार्टिंग में। आफ्टर सम टाइम अगर हम डिसोसिएशन कह रहे हैं कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी N हो गया, ये भी N हो गया, तो ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब 2 मोल बन गए? नहीं, 1 मोल इनिशियल था। तो हमारी I की वैल्यू क्या आ गई? एक्चुअल तो कितने मोल्स थे बेटा? 2N। स्टार्टिंग में कितने थे? थ्योरेटिकल कितने थे बेटा? N। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। अगर हम इसको समझें तो हमारे पास क्या क्या बातें हो सकती हैं बेटा? एसोसिएशन के बारे में हम बात कर सकते हैं या डिसोसिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम पहले केस पढ़ते हैं बेटा डिसोसिएशन का। अगर हम डिसोसिएशन में बात कर रहे हैं, लेट्स A टूटा NB के अंदर। A के बहुत सारे क्या बन गए? NB बन गए। अगर मैं इसके स्टार्टिंग मोल्स, इसकी कंसंट्रेशन मान लूं या मोल्स मान लूं
इसके सी हैं तो इस इनिशियली क्या होंगे, 0 होंगे। आफ्टर सम टाइम जब अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, एन सी अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। अब टोटल मोल्स क्या होंगे, आई क्या होगा, एक्चुअल मोल कितने हैं, सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा, और इनिशियली कितने थे बेटा, थ्योरेटिकल कितने थे हमारे पास, सी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमारे टोटल। तो हम आई की वैल्यू यहां निकालेंगे, तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो हमेशा ये याद रखना आई को कैसे निकालना है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा करके। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन का केस, हम बात करते हैं डिसोसिएशन के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में। लेट्स सपोज एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिसोसिएट क्या करते हैं, बनाते हैं बी, तो ए कितना बना रहा है बेटा, 1 बाय एन ऑफ बी बन गए। अगर इसके इनिशियल मोल सी हैं तो ये 0 होंगे। आफ्टर जब हम बात करें अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, सी अल्फा 1 बाय एन, तो ये होगा सी माइनस सी अल्फा एज पर द इक्विलिब्रियम का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आई क्या होगा, एक्चुअल में कितने हैं, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय में एन डिवाइडेड बाय सी, तो आई की वैल्यू यहां पे क्या आ गई बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये हमारे पास दो फार्मूले बन गए, किससे, एसोसिएशन के और डिसोसिएशन के। ये हमारा जो फार्मूला है ये एसोसिएशन का है, और ये जो हमारा फार्मूला है ये डिसोसिएशन का है। बस फर्क क्या है, एसोसिएशन में जो एन हो जाता है ये अल्फा बाय एन हो जाता है, और डिसोसिएशन में एन अल्फा हो जाता है। अगर हम बात करें, अगर कभी भी आप देखेंगे तो आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये केस किसका होता है बेटा, डिसोसिएशन का होता है। आई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो ये केस किसका होता है, एसोसिएशन का। देखिए ये मैंने कैसे बताया, अगर हम बात करें आई विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास बात किया जाए तो क्या लिखा जाएगा बेटा, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन में कैलकुलेटेड मोलर मास। देखिए थ्योरेटिकल मोलर मास तो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहना चाहिए, वो कभी नहीं चेंज हो सकता। जैसे मैंने आपको एसिटिक एसिड का बताया, अगर मान लो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड हम बात करें, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है बेटा 60, और मैंने कैलकुलेट किया तो आ गया 120, तो यहां वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, ये क्या आ गया 0.5। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता चल गया कि एसिटिक एसिड का क्या हुआ है बेटा, एसोसिएशन हुआ है। अगर इसी वे में मैं बात करता हूं, आई की वैल्यू 60 बाय क्या आ गया, यहां 45 आ गया, कैलकुलेटेड 45 हो गया, तो ये आ गया 4/3 1.33। तो वैल्यू क्या आ गई, एक से ज्यादा आ गई, एक से ज्यादा आ गई, तो ये केस किसका हो जाएगा बेटा, डिसोसिएशन का। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये सोल्यूशन में जाने के बाद टूट गया। तो हमेशा याद रखना है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डिसोसिएशन है, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एसोसिएशन है। तो आई का एक फार्मूला तो मैंने ये बताया आपको मोल्स से रिलेट में, कि एक्चुअल मोल्स ऑफ द सोल्यूट टू द थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ द सोल्यूट। एक हमने बात की आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन में एक्चुअल जो कैलकुलेटेड मोलर मास है। एक आई का फार्मूला ये भी होता है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आप वैल्यू निकालोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल वैल्यू अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कहने का मतलब जब कुछ भी नहीं हुआ है, ना एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ है। हम बात भी करते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो लगभग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास जाती है। तो आप देखिए ये सारी वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। तो आपके पास ये 3 फार्मूले होते हैं बेटा आई के। अब जब आई है, केस क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम आई को कैसे यूज करेंगे देखेंगे आगे। देखिए अब जब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वेन डॉट फैक्टर को कैसे यूज करना है बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने लिखा पी नॉट ऑफ एस या पी नॉट ऑफ बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ऑफ बी, हम लिख देंगे काई आई काई ए। आई क्या है, वेन डॉट फैक्टर पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू में एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू में एम। अब यहां आई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तक आपने जितना भी पीछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले पढ़े हैं वहां आई नहीं था, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, उन फार्मूलों की जगह ये फार्मूले यूज करने हैं। देखो आई की वैल्यू आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में तो आप कैलकुलेट कर सकते हो फार्मूलों से। इन केस आई की वैल्यू 1 कब लेंगे, जब आपका जो सोल्यूट लिख दिया जाए, सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो तो टूटेगा नहीं, जैसे शुगर है, अमोनिया है, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इन केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी बेटा, 1। फॉर आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड आ जाए और उस केस में आई की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, आई इज नॉट गिवन, तो आप आई क्या लेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय दैट इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन दे रहा है, जैसे NaCl कितने आयंस देगा बेटा, 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। Na2SO4 में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3। Na3PO4 में कितनी हो जाएगी बेटा आई की वैल्यू 4। कितने वो आयंस दे रहा है सोल्यूशन में, आपको वो आई की वैल्यू मान लेनी है। अगर आप इसे मैथमेटिकली सोल्व करना चाहेंगे उस फार्मूले से तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन में आई क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है बेटा। एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ आयंस दिए जाते हैं। तो आई 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, प्लस मान लो आप Na2SO4 का केस यूज कर रहे हो तो आयंस दे रहा है 3, अल्फा की वैल्यू 1, 1 से 1 कट गया तो आंसर तो 3 ही आ रहा है ना बेटा। चाहे आप सीधा लिखें चाहे आप कैलकुलेट करके लिखें, वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, कभी फर्क नहीं आ सकता। हमेशा याद रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपका आंसर सीधा सीधा ही निकालना चाहें तो सीधा सीधा आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है या नहीं है। अब हम बात क्या करते हैं, आई के बारे में बात कर रहे हैं कि आई को कैसे निकालते हैं। आई में जब भी सबसे बड़ा बात होगी एन के बारे में। एन क्या होता है, एन जो होता है ना वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब एन की वैल्यू, ये तो डिसोसिएशन का केस था, और एसोसिएशन में क्या होगा, एन क्या होगा, अब वो क्या है, एसोसिएट होके क्या बनाएगा, या तो डाइमर बनाएगा, ट्राइमर बना सकता है। तो डाइमर में एन के लिए क्या होगी वैल्यू 2, ट्राइमर में क्या हो जाएगी बेटा 3। ये याद रखना है आपको, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में एन की वैल्यू कैसे ली जाती है। क्लियर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ सोडियम सल्फेट इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू कटायन एंड अनायन
तो यहां से क्लियर है बेटा, सोडियम सल्फेट पहली बात क्या लिख रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि फार्मूला होता है Na2SO4, 2 Na प्लस आ गए, एक SO4 आ गया। द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, आपको डेल्टा TF निकालना, व्हेन 0.1 मोल ऑफ सोडियम आर डिजोल्व्ड इनटू 1 kg ऑफ वाटर। तो आपके पास KF दे रखा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू में M। आई की वैल्यू 3, KF की वैल्यू 1.86, इसकी वैल्यू होगी 0.01। तो आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0558 केल्विन। तो आपका आंसर हो गया बेटा बी। देखिए अगर आप आई नहीं लेंगे ना तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर ही गलत आएगा। तो हमेशा याद रखना है, जो आपने पीछे फार्मूले पढ़े थे ना बेटा, वो फार्मूले सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो फार्मूले कब एप्लीकेबल है, जब आपका क्वेश्चन में गिवन होता है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है तो आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम सीधा ही फार्मूला लिख देते थे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे, हम वहां आई की वैल्यू 1 ले रहे हैं सीधी सीधी। अगले क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर सेपरेट सोल्यूशन है आपके पास 0.5 m इथेनॉल, 0.1 m Mg3PO4 मैग्नीशियम फास्फेट, 0.25 KBr एंड 0.125 सोडियम फास्फेट। ट्रू बताना है आपके लिए क्या होगा। हम कह रहे हैं ये सारी बातें लिखी हुई हैं ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई और सी के, आर और टी तो सब जगह कांस्टेंट होगा। तो पहले केस में अगर हम बात करें तो यहां पाई 1 लिखते हैं हम, इसका पाई 1 क्या आएगा, पाई 1 किसके लिए हम लिख रहे हैं, इथेनॉल के लिए, हम C2H5OH के लिए लिखें। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, हम आर और टी को साइड में रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। ये क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू होगी 1, तो आंसर क्या आ गया 0.5। दूसरे केस में हम निकालते हैं पाई किसके लिए बेटा, Mg3PO4 ट्वाइस। तो आई की वैल्यू यहां हो जाएगी बेटा 5, क्योंकि ये 5 आयन दे रहा है, इनटू में 0.1, तो ये भी क्या आ गया 0.5। तीसरे केस में अगर हम पाई 3 निकालें, किसके लिए निकाल रहे हैं, KBr के लिए, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, 0.25, तो ये भी क्या आ गया 0.5। पाई 4 आप किसके लिए निकालोगे बेटा, सोडियम फास्फेट के लिए, इसमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना में 0.125, ये भी आंसर क्या आ रहा है बेटा 0.5। इसका मतलब चारों का ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा बी। क्लियर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कंपैरिजन वाले, तो आप लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दीजिए और सीधा सीधा क्वेश्चन में जिसके रिगार्डिंग बात की गई है आप उसके हिसाब से सोल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज, यहां बात ही कर गया वो डाइमराइज है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 हो गई। W ग्राम ऑफ द एसिड डिजोल्व्ड इनटू 30 ग्राम ऑफ द बेंजीन शो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF दे दिया, दैट इज 2 केल्विन। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन, कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ जब वो डाइमर बना। तो पहले हम क्या निकाल लें, आई निकाल लें। जब हम आई निकाल लेंगे तो वहां से क्या निकाल लेंगे बेटा, अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा को परसेंट में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी हमें अल्फा की ही तो परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अल्फा। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्लियर क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा TF किसके बराबर है 2, आई की वैल्यू इन्होंने हम निकाल लेते हैं, KF की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, मोलैलिटी दे रखा है W ग्राम ऑफ एसिड डिजोल्व इनटू 30 ग्राम ऑफ, तो हमें यहां पे मास के बारे में दे रहा है कि सॉल्यूशन में, सॉरी इसमें हमें मास निकालना बेटा, सॉरी क्वेश्चन में हमें W की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है, सॉरी एसोसिएशन दे रखा है वो 80 है, तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.8। हम लोग जानते हैं एसोसिएशन में आई कैसे निकालते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n,
1 माइनस 0.8, अल्फा कितना है बेटा 0.8, और यहां हम क्या लिख देते हैं 2, एन की वैल्यू 2, तो ये हो गया 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.6, आई की वैल्यू आ गई। तो आई की वैल्यू हम क्या प्लेस कर देंगे बेटा, और यहां पे हम लिख देंगे मोलैलिटी, 2 इंटू 0.6 इंटू में 5, मोलैलिटी हो गया W बाय में मोलर मास कितना होगा आपके पास बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम, और ये डिजोल्व कितने अंदर हुआ 30 ग्राम, इसका मोलर मास हमने ले लिया 1000 केजी में कन्वर्ट कर दिया, 0 से 0 काट दिया, तो ये बन गया यहाँ पे 0.2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू W बाय में 122 इंटू में 100, तो ये आ गया 244 बाय 100, दैट इज W। तो W की वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली 2.4 ग्राम। आपका आंसर क्या हो गया बेटा ए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा है। एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए AX/BY के लिए आई का आपका एक्सप्रेशन बनाना है और वो अल्फा के साथ रिलेशनशिप पूछ रहा है। मान लो AX/BY है, तो ये जब सोल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा XA प्लस आयन और YB नेगेटिव आयन देगा। ठीक है जी। अगर हम इसके मोल्स लें, इसके इनिशियल लेते हैं C, तो ये 0 एंड 0, ये क्या हो जाएगा अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे करेंगे क्वेश्चन को। XC अल्फा, YC अल्फा, C माइनस C अल्फा, तो I किसके बराबर होगा C माइनस C अल्फा प्लस XC अल्फा प्लस YC अल्फा डिवाइडेड बाय C। तो I की वैल्यू क्या आई 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। हमें क्या करना बेटा, हमें यहाँ अल्फा की रिलेशनशिप निकालनी है, तो हम क्या करें I में से क्या घटा दें 1, और यहां से क्या कॉमन ले लें बेटा अल्फा कॉमन ले लें, तो अल्फा कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा I माइनस 1 डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई माइनस 1। देखिए ये कहाँ दिख रहा है I माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा ए हो गया। यहाँ ना मैंने आंसर्स पहले से टिक हैं, क्योंकि ये जो मैंने जहां से उठाए हैं वहां पहले से क्लियर पहले से आंसर उन्होंने टिक कर रखे थे, बट मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं कि आंसर कैसे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन डिक्रीज, यानी कि ये डेल्टा TF दे दिया आपको 0.45, ये क्या दे दिया डेल्टा TF। जब एसिटिक एसिड कितना डाला गया 0.2 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड में, ये क्या बना रहा है बेटा डाइमर बना रहा है, तो N की वैल्यू तो होगी 2। तो हम जानते हैं हमें क्या निकालना है परसेंटेज, यानी उल्टा क्वेश्चन करना जो हमने पहले किया था। हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा I, KF इंटू में M, 0.45, I को हम निकालना है, KF की वैल्यू 5.12, मास क्या दे दिया 0.2 ग्राम, मोलर मास हो गया 60, 20 इंटू में 1000। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आ गया 0.1, ये आ गया 10, तो ये हो गया 1/6, 0.45 इंटू में 6 इज इक्वल टू I 5.12। तो I की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे 0.45 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 2.7, और इसको डिवाइड करेंगे 5.12 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी I की 0.527। अब I आपके पास पता चल गया, तो I किसके बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n एसोसिएशन में, 0.527 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2।
तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.527। तो ये बन जाएगा आपके पास 450.1, ये आ गया 2 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 1.054। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.946। और परसेंट में क्या आएगा, अल्फा परसेंटेज में आ जाएगा 94.6। तो आपका आंसर हो गया बेटा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ ए dilute solution of compound XY in the solution water is 4 टाइम ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ इस जो 0.01 BaCl2 से। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, आपको अज्यूम करना है ये कंप्लीट डिसोसिएशन है XY का। तो आपको क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालना है दोनों का। ऑस्मैटिक प्रेशर में अगर हम बात देखें तो पाई ऑफ XY इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ किसका, BaCl2। ये दी पाई किसके बराबर होता है, C ऑफ CRT 4 टाइम्स ऑफ C I ले लेंगे साथ में, I जरूर लेना है। अगर आप I नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि I को जरूर लेना है। तो I पहले केस में हो जाएगा 2, C को C रहने दीजिए, RT 4, अगले केस में I हो जाएगा 3, BaCl2 है, कंप्लीट डिसोसिएशन है, एक Ba2 प्लस आयन आएगा, 2 Cl नेगेटिव आएंगे। C की वैल्यू होगी 0.01 RT, RT से RT कट गया तो आपके पास C की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.06 और 6 इंटू 10⁻²। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.101 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट में या डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है। जो डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा वही किस में चेंज होगा बेटा, केल्विन में भी चेंज होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF लिख दिया हमने 0.0558। ये किसके बराबर होगा, I KF इंटू में M। 0.0558 I हम निकाल लें, KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी क्या दे दी 0.01। अगर हम इसे लिखें 558 डिवाइड बाय में 40, I 1.86 डिवाइड को इसको पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 0 लिख देते हैं, 1/100। तो ये 4 0 तो कट गई, तो ये काटोगे तो ये आंसर आ गया 3। I की वैल्यू आ गई बेटा 3। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयंस, यानी मैं N की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा डिसोसिएशन में वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 के बराबर। अब मैं कह रहा हूं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू तो 1 ही होगी। 1 माइनस सॉरी I की वैल्यू नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, प्लस N अल्फा इज इक्वल टू 3। 1 से 1 कटा तो अल्फा अगर 1 है तो N की वैल्यू कितनी आ गई 3। N 3 हो गए। तो ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगी, एंटाइटी, और क्लोरीन आयन क्या करेगा, एक काउंटर आयन का काम करेगा, अनायन का काम करेगा, जो उस कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के काम में आएगा। तो एक तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्लोरीन आयन कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। टोटल आयन आने चाहिए थे 3, तो क्लोरीन आयन कितने होंगे बेटा 2। ये आपका आंसर आ गया 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें भी वही बात है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है। हमें नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं, फार्मूला यूनिट में कितने होंगे, यानी हम N की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहां पे पहले बात आपको क्या दिया गया है आप लोगों को कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है और प्योर का दे रखा है। तो हम लोग देख सकते हैं 60 रिलेटिव लोवरिंग का क्वेश्चन हो गया, तो ये क्या होगा, P0 ऑफ B माइनस PS अपॉन में P0 ऑफ B दैट इज इक्वल टू I का I ऑफ A। हम P0 मानते 60 माइनस 59.724 डिवाइडेड बाय 60। I की वैल्यू अगर हम बात करें हम निकालते हैं, और काई ये क्या हो गया,
हमारे को क्या गिवन है बेटा, 0.1 मोल ऑफ आयनिक सोल्ट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दे दिए बेटा, 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने दे देगा बेटा, 1.8 kg है, तो पीछे 1000 लगाते ही 1800 हो जाएगा, 18 से डिवाइड कर देंगे तो इसके मोल्स आगे बेटा 100। तो यानी एन बी क्वाइट लार्ज है किससे, एन ए से। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी की वैल्यू क्या लिख दें बेटा, एन बी के बराबर लिख दो। यहाँ का ये लिखा था हमने, तो ये वैल्यू बन गई 0.276 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू आई 0.1 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ आप वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 4.5, जहां तक मुझे दिख रहा है। अब आई की वैल्यू 4.5 आई तो हम लिख सकते हैं आई क्या होगा, डिसोसिएशन का केस है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 4.5 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितना है, 90% है, तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया बेटा 0.9। 0.9 प्लस 0.9 अल्फा की एन निकालना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये 4.6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये भी 4.6 भर दोगे तो 4.6 माइनस में 0.1 इज इक्वल टू 0.9 इंटू में एन। 4.5 डिवाइडेड बाय में 0.9, तो ये आपका आंसर आ गया 5। तो नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है वो 5 दे रहा है। आपका आंसर क्या आ गया बेटा 5।